स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष द लर्निंग ऐप। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं इन सब के बारे में हमने अच्छे से नॉलेज ले ली थी। ठीक है, अब उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में, वो क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, हम जो पढ़ेंगे आज वेक्टर्स के बारे में, हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। सबसे पहले कि दो वेक्टर्स के बीच के जो एंगल्स होते हैं उनको किस तरह से डिफाइन करते हैं और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगर कोई दो वेक्टर हो तो उनको ऐड कैसे करेंगे, तो हम एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन के बारे में। अगर ऐड करना है तो सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, कोई दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम यहां से आज ये पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर के द्वारा अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें क्या चेंज आता है, डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होती है, क्या क्या चीजें चेंज होती है, वो सब भी आज हम इसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। और हम आज जो पढ़ेंगे एक और चीज पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को किस तरह से रिजोल्व किया जाता है। रिजोल्व करने का मतलब अगर एक वेक्टर है और अगर आपको किसी डायमेंशन में उसको तोड़ना है या कोई कंपोनेंट उसके लेने हैं, जैसे मान लो किसी प्लेन में एक वेक्टर है, यानी 2D वेक्टर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो 2 डायमेंशनल वेक्टर के कंपोनेंट किस तरह से किए जाते हैं। अगर 3D वेक्टर है तो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स किस तरह से किए जाते हैं, 3 डायमेंशनल में उसके किस तरह के कंपोनेंट किए जाएंगे, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो पॉइंट्स हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंगल्स के साथ। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सपोज दो वेक्टर हैं, पहले वेक्टर्स बना लेते हैं हम लोग। एक वेक्टर है ये, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है ये, ठीक है। इस वेक्टर को हमने बोला ए वेक्टर और इस वेक्टर को हमने बोला बी वेक्टर। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हमको गिवन है। हमसे पूछा है कि इनके बीच के एंगल्स को डिफाइन करो, किस तरह से इनके बीच के एंगल्स को डिफाइन करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो स्टूडेंट्स से अलग अलग उन्होंने अपने तरीके से सॉल्व किया इसको। पहले स्टूडेंट ने बोला सबसे पहले बी वेक्टर लिया पहले स्टूडेंट ने ऐसे, और इस ए वेक्टर को ऐसे यहां पर रख दिया। ठीक है, और एक स्टूडेंट ने क्या किया, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट 1, ये हो गया स्टूडेंट 2। एक स्टूडेंट ने इस तरह से एंगल फाइंड आउट किया, उसने बोला ए और बी, ये है आपका बी वेक्टर और ये है आपका ए वेक्टर और ये हो गया एंगल थीटा। एक स्टूडेंट ने कहा सर ये है बी वेक्टर और ये है हमारा ए वेक्टर और ये एंगल हो गया थीटा। तो हमने दो वेक्टर्स देखे, दो वेक्टर तो देखे, दो वेक्टर के बीच का एंगल को डिफाइन करने के दो तरीके देखे। सबसे पहला क्या तरीका था,
S1, यानी पहला स्टूडेंट जो था उसने इस तरह से इसको अरेंज किया और सेकंड स्टूडेंट जो था उसने इसको इस तरह से अरेंज किया। अब मान लेते हैं कि ये θ1 है और ये θ2 है, ठीक है ना, दोनों को मान लेते हैं। अब ये वाला तरीका सही है, ये वाला तरीका सही है, ये दोनों को हमको समझना होगा, है ना। तो कभी भी किसी वेक्टर्स के, दो वेक्टर्स के बीच के अगर एंगल को हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये तरीका है, ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमको एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि वो दोनों वेक्टर्स जो हैं या तो उन दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल कनेक्टेड होनी चाहिए या फिर उन दोनों वेक्टर्स के हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं, या तो दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल कनेक्ट होनी चाहिए या फिर दोनों वेक्टर्स की हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। अगर इस तरह से कनेक्ट कर दिया हमने तो उनके बीच का जो एंगल है उसको डिफाइन कर सकते हैं, वही एक्चुअल एंगल होगा, अदरवाइज एक्चुअल एंगल नहीं होगा। तो सेकंड वाले ने क्या किया, देखो दोनों की टेल से टेल कनेक्ट किया और ये जो एंगल था θ2 ये सही हो गया। यहां पर उसने क्या किया, इसकी टेल इधर है और इसका हेड यहां है, तो इसने क्या किया, इसकी टेल और इसके हेड को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो दोनों की टेल और हेड जब कनेक्ट हुई तो ये एंगल कंसीडर नहीं होगा, ये एक्चुअल एंगल नहीं है। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन में इस तरह से दे ही दिया है, मान लो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया आपको इस तरह से और आपसे पूछा ये θ1 दे दिया आपको, अब पूछा बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, सीधा θ1 आंसर दोगे, लेकिन वहां θ1 आंसर नहीं देना है। यहां पर हमको यूज करना है वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज। वेक्टर की प्रॉपर्टीज जब हमने देखी थी तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने आपको एक ही लिखवाई थी कि किसी भी वेक्टर को उस स्पेस में उसके साथ बाय इटसेल्फ अगर हम उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं कहीं भी तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आई बात? तो क्यों ना मैं इस वेक्टर को यहां ना रख के इसको इसके ही पैरेलल शिफ्ट करके आगे रख दूं। यहां पर देखो इस वेक्टर को उठा के मैं ऐसे यहां रख दिया, मैंने यहां जो वेक्टर था इस वेक्टर को उठा के मैंने यहां रख दिया। ध्यान से देखो, अब क्या यही हमारा θ2 होगा जो ये था, ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर हो गए, यही वाला, क्या यही θ2 होगा? अगर ये θ1 गिवन है तो θ2 कितना हो जाएगा आपका, पाई माइनस θ1, यानी टोटल एंगल कितना है, पाई। अगर पाई में से θ1 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, θ2, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस θ1। तो इस तरह से हमको देखना होता है। अगर टेल से टेल कनेक्टेड है तो ठीक है, वरना उसको आगे पीछे करके उसके साथ ही पैरेलल उसको शिफ्ट करके हम एंगल्स के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से हमको कुछ एंगल्स के बारे में बताना था कि दो वेक्टर्स के बीच के एंगल्स अगर फाइंड आउट करना है तो उनका क्या तरीका होता है कि दोनों वेक्टर्स की या तो हेड से हेड कनेक्टेड हो या फिर टेल से टेल कनेक्टेड हो। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले देखो देखेंगे यहां पर और एंगल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये चार कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स हमने लिए हैं। ये 60, ये भी है 60, ये भी है 60 और ये भी है 60। ठीक है, ये है 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है, यहां पर दो वेक्टर्स, दोनों को ए और बी मान लो सभी में, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगेन ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, चारों क्वेश्चंस में ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप गौर करोगे
तो सबसे पहले हमको क्या देखना है क्वेश्चन में, जब भी एंगल की बात होगी, दोनों के हेड से हेड कनेक्टेड है और टेल से टेल कनेक्टेड है। अगर ऐसा है तो डायरेक्टली आंसर दे देंगे। ध्यान दो, इसका भी टेल और इसका भी टेल, दोनों के टेल और टेल कनेक्टेड है, यानी कि ये जो एंगल होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। डायरेक्टली आंसर देना है, कोई कुछ नहीं समझना है इसमें हमको, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन में सबसे पहले देखो किसमें हेड और हेड, टेल और टेल कनेक्टेड है। इस वाले क्वेश्चन में देखो दोनों की टेल और हेड कनेक्टेड है आपस में, यानी कि इसमें भी जो एक्चुअल एंगल होगा थीटा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी ये दो एंगल तो हमको समझ में आ गए किस तरह से हमने फाइंड आउट किया। अब इस वाले क्वेश्चन में भी इसकी टेल और इसकी हेड कनेक्टेड है, इस वाले क्वेश्चन में एक ही हेड है और उसका टेल कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली हम ये आंसर तो नहीं दे सकते, क्या करेंगे फिर, डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते तो क्या करेंगे, हम इसको शिफ्ट करेंगे। किसको शिफ्ट करेंगे, इस वाले एंगल को, या तो इसको शिफ्ट करो या फिर इस बी को शिफ्ट करो, दोनों में से किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो, बट उसके पैरेलल हमको शिफ्ट करना है। किसको शिफ्ट करें, एक काम करते हैं दोनों को शिफ्ट कर लेंगे, दोनों से आंसर मैच हो जाएगा। सबसे पहले मैं शिफ्ट कर रहा हूं ए को मैंने शिफ्ट किया थोड़ा सा आगे, यहाँ पे शिफ्ट करने का मतलब इसको उठा के यहां से यहां रख दिया, तो ए वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया। तो अब देखो इसकी टेल और इसकी टेल आपस में कनेक्टेड है, तो ये जो एंगल बचा कितना बचा, 180 माइनस 60, यानी ये एंगल हो गया हमारे पास 120। तो थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा हमको यहां से, 120 डिग्री, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि ए को शिफ्ट किया, अब चाहो तो तुम बी को भी शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने ए को शिफ्ट करके दोनों की टेल से टेल मिलाई। अब एक चीज और की जा सकती है, अगर मैं बी को शिफ्ट कर लूं पीछे, तो इन दोनों के हेड भी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे ऐसे, ये लो, ठीक है। अगेन देखो ये 60 है, ये पूरा एंगल 180 होगा, तो ये कितना बचा, 120 डिग्री। कान किधर से भी पकड़ो सेम आंसर आएगा दोनों का, चाहे इधर से इसको शिफ्ट करो या उसको शिफ्ट करो, दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला। अब इसमें देखो किसको शिफ्ट करना है, किसी को भी शिफ्ट कर लो, इसको ही शिफ्ट कर लेते हैं आगे। इसको शिफ्ट कर लिया, ये 60 था, कितना हो गया 120, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये इस तरह से हमको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अगर ये हमको आता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। नोट करेंगे इसको चारों को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको 3 वेक्टर्स गिवन है इस तरह से, ठीक है। यह है ए वेक्टर और यह है एक्स एक्सिस, ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। अगेन ये एक्स एक्सिस, अगेन ये एक्स एक्सिस, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री एंड दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड सी वेक्टर इज 45 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड आउट angle between first A and B, second B and C, वेक्टर लगा लेना सभी में, एंड थर्ड है A and C। तीन डायग्राम्स आपको गिवन है। फर्स्ट मैंने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है ए, फिर एक्स एक्सिस के साथ बी बना रहा है वापस 30 डिग्री डाउनवर्ड, और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है सी। एंगल आपसे एक्स एक्सिस के साथ नहीं पूछे गए हैं, आपको किसके साथ पूछे गए एंगल्स, पूछे गए ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, और ए और सी के बीच में एंगल्स पूछे गए, ठीक है।
कैसे फाइंड आउट करोगे? एक बार इसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब लोग जल्दी से, है ना? स्क्रीन को पॉज करके इसको ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है? चलो अब करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो क्यों ना हम सबसे पहले ध्यान से देखो तो तीनों क्वेश्चंस में एंड तीनों डायग्राम्स में x x x कॉमन है, तो क्यों ना सबसे पहले हम x एक्सिस बना ले, है ना? ये लो, सबसे पहले हम बनाते हैं x एक्सिस, ये हमने यहां पर x एक्सिस बना ली, ठीक है? अब इस x एक्सिस से x एक्सिस बना लिया हमने। अब इस x एक्सिस पे सबसे पहले हम a को ड्रॉ करेंगे, है ना? हमारा a वेक्टर था, उसको ड्रॉ करेंगे यहां से, ये मैंने a वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है? एंगल अभी मैं लिख लूंगा बाद में, या लिख ही लेते हैं, एंगल हो जाएगा कितना 30 डिग्री, ये x है, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे वाले की, तो इस वाले में b वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये x एक्सिस है, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री और डाउनवर्ड बना रहा है, तो यहां से ये हो गया b वेक्टर और एंगल हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट हम देखेंगे c वेक्टर भी x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ना? तो यहां से ये मान लेते हैं, और ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री का। अब हमको सब एंगल्स गिवन है, हमको ये भी पता है कि a वेक्टर एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, b वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और c वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो हमको पहले से गिवन था, लेकिन हमने यहां पर उसको एक ही डायग्राम में शो कर लिया। अब यहां पर देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल। a वेक्टर ये रहा यहां पर, b वेक्टर ये रहा यहां पर, दोनों की टेल से टेल कनेक्टेड है, बिल्कुल है। इसका मतलब यहां पर हम डायरेक्टली इनके बीच का जो एंगल है वो बता सकते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये हो गया 30 और ये हो गया 30, तो दोनों मिलकर कितने हो गए 60, यानी फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा 60, यानी a और b के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, है ना? सिंपल। अब देखना है b और c के बीच का एंगल, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, ये एंगल अगर हमको मिल जाए, देखो टेल से टेल कनेक्टेड है, ये तो हमको पता चल गया, तो एंगल तो वही होगा। कहीं से ये वाला वेक्टर अगर हमको मिल जाए, है ना, तो हम आंसर दे सकते हैं। ध्यान से देखो, ये पूरा जो एंगल है, कंप्लीट एंगल है वो 45 और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा क्या वही बी और सी के बीच का एंगल होगा, तो वो एंगल कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है? नेक्स्ट हमसे पूछा है ए एंड सी के बीच का एंगल, ए वेक्टर और सी वेक्टर, ध्यान से देखो ये एंगल है 30 और यहां से ये जो एंगल है ये है 45, तो ए और सी के बीच का एंगल कितना हो गया 30 प्लस 45 यानी कि 75 डिग्री, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से एंगल्स को डिफाइन करते हैं, इस तरह से एंगल को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये हमको आता है तो हमको आगे बहुत हेल्प मिलती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आना भी चाहिए। किस तरह से मैंने देखो ये क्वेश्चंस के एग्जांपल लिए, आपको भी इस तरह से सब आने चाहिए। इसको नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सपोज मान लिया कि एक वेक्टर है ए, ए वेक्टर है, सपोज इफ ए वेक्टर is multiply by lambda
ठीक है ना। लेमडा क्या है यहां पर, स्केलर क्वांटिटी है। इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय लेमडा देन it will become B vector which is lambda A vector। मैंने B वेक्टर इसलिए लिखा कि वो वेक्टर चेंज हो जाएगा, है ना। अब चेंज तो हो गया, पर चेंज होगा then it will become B vector which is lambda A vector। अगर हम किसी वेक्टर को लेमडा से या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, लेमडा मतलब स्केलर हो गया, कुछ भी हो सकता है। अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो वेक्टर जो है वो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लेमडा टाइम्स हो जाता है किसका, पहले वाले वेक्टर का, है ना। कितना हो जाता है, लेमडा टाइम्स हो जाता है। न्यू वेक्टर will be lambda times of previous lambda times of previous vector, यानी पहले वाले वेक्टर का कितना हो जाता है, lambda times हो जाता है ना। अब प्रीवियस वेक्टर का लेमडा टाइम्स हो गया, यानी किसमें चेंज आया, ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज आया, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज हो जाएगा और कितना हो जाएगा, लेमडा टाइम हो जाएगा। ठीक है, लेमडा टाइम्स हो जाएगा। यानी मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर था 2a वेक्टर कर दिया, तो अब उसका मैग्नीट्यूड 2a से बढ़ जाएगा, 3a कर दिया, 4a कर दिया, 5a कर दिया, तो 5a से बढ़ जाएगा। इस तरह से उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगी। डायरेक्शन विल बी सेम। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट, इसका समझ में आ गया होगा। इफ ए इज if a vector is multiply by minus lambda, then it will become minus lambda times of previous vector and direction will be opposite। ठीक है, यानी कि जो नया वेक्टर जो बनेगा वो बी वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा ए वेक्टर हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी ना। पहले जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। अगर हमको किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर के साथ, अगर पॉजिटिव स्केलर है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। और अगर नेगेटिव स्केलर है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस का साइन आते ही मतलब वो वेक्टर जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम दो वेक्टर्स का, अगर स्केलर के साथ करना है तो नोट करेंगे इसको। अब देखो, वेक्टर जो है, मैंने पहले भी बताया था कि वेक्टर जो है फिजिक्स का बेस है। अगर ये अच्छे से हमको आता है तो हमको कहीं भी फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जिस तरह से वेक्टर बेस होता है फिजिक्स का, उसी तरह से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बेस होता है वेक्टर का। अगर वो हमको आता है तो सबसे ज्यादा यूज वही चीज आती है हमारी वेक्टर में, है ना। तो हेडिंग डालेंगे पैरेललोग्राम law of
एडिशन। चाहो तो पहले हेडिंग डाल सकते हो एडिशन ऑफ वेक्टर और उसके बाद इसको लिख सकते हो उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। दो लॉ होते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ होता है और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। हालांकि ट्रायंगल लॉ भी सिमिलर इसी की तरह होता है, उसके बारे में मैं बता दूंगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है तो मैंने आपको सबसे पहले एक चीज भी बताई थी, किसी वेक्टर को डिफाइन करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी वेक्टर को अगर डिफाइन करना है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर कहलाती है तो उसको कहलाने के लिए, उसको वेक्टर कहलाने के लिए क्या जरूरी होता है, पहला डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड, एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये था कि डायरेक्शन तो होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। अगर तीसरी कंडीशन जो थी वो ये थी, अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है तभी वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं कहलाएगी, है ना। जिसका हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि जो करंट होती है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो तीसरा लॉ फॉलो नहीं करती है, कौन सा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाला, इसलिए हमने उसको वेक्टर में काउंट नहीं किया है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ वो हम आज पढ़ेंगे। क्या होता है, जैसे मान लो कोई दो वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट्स बाय एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, वापस से सुनना, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे, यहां देखेंगे कैसे पैरेललोग्राम बनाएंगे, कैसे शो करेगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपको ये दो वेक्टर गिवन है आपको ऐसे, ठीक है, ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर, इस तरह से दो वेक्टर्स आपको गिवन है। बोला गया है कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, एडिशन करना है इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, हमने बोला कर लेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है अगर दो वेक्टर हैं इस तरह से, तो वो दो वेक्टर जो होंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, देखो यहां पर ये एक वेक्टर लिया मैंने बी वेक्टर, इस ए वेक्टर को मैंने यहां से उठाया, इसके पैरेलल शिफ्ट किया और यहां पर रख दिया, मान लो ऐसे, ये तो ये दोनों जो हैं क्या एक पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। तो ये बोला ये गया कि अगर ये दो वेक्टर्स इस तरह से हैं, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल, इनका जो डायगोनल होगा देन इट्स डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा, इनका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो कि कुछ भी एंगल मान लेते हैं, थीटा एंगल मान लेते हैं, ये जो है ये थीटा एंगल पर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा वेक्टर, थीटा है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, ऐसे डायगोनली होगा, ऐसे। ये तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से डायगोनली होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, इन दोनों के रिजल्टेंट को, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, इसको हम बोल देते हैं आर वेक्टर, ठीक है, ये आर वेक्टर होगा इनका रिजल्टेंट। मान लेते हैं कि आर वेक्टर यहां कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, ठीक है, ये हमने अभी किया। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये तो हमने डायग्राम में बना लिया कि रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज में सोल्व कैसे करेंगे, न्यूमेरिकली अगर हमको वैल्यूज मिलती है वेक्टर्स की तो कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ होता है, वो लॉ कैसे फाइंड आउट करते हैं यहां देखेंगे हम। देखो इसी से करेंगे, जो करना है यही जोड़ तोड़ से करेंगे, और जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज हमने देखी है उन प्रॉपर्टीज के थ्रू ही हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इस ए वेक्टर को क्या मैं शिफ्ट कर सकता हूं इसके पैरेलल यहां पर, तो मैं इस ए वेक्टर को शिफ्ट कर रहा हूं, यहां से उठाया और मैं इसके हेड पर यहां रख दूंगा, ठीक है।
ये देखो इस ए वेक्टर को मैंने यहां से उठाया और यहां पर रख दिया, ऐसा का ऐसा, ऐसे कोई चेंज नहीं किया मैंने, यानी कि वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। इस वेक्टर को यहां से उठाया और यहां रख दिया, कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं ऐसे कुछ, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऐसे, ठीक। ये जो एंगल था ए और बी के बीच का वो एंगल था थीटा, तो इस बी को मैंने आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो ये जो एंगल होगा ये अगेन ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा था, तो यहां पर भी कितना एंगल हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये ए वेक्टर है, ये जो है वो ए वेक्टर है, ठीक है। एक काम करो, इसको ए वेक्टर ले लेते हैं और इसको बी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बनाने में आसानी रहेगी। इसको बी वेक्टर ले लिया और इसको ए वेक्टर ले लिया, ठीक है ना, ठीक। तो ये बी वेक्टर है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब सबको भूल जाओ, ये बी वेक्टर को ध्यान में रखो। इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये जो कंपोनेंट होगा इसका, ये कहलाएगा आपका बी कोस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है यहां पर ये कहलाएगा आपका बी साइन थीटा। ये होगा बी कोस थीटा और ये होगा आपका बी साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये थीटा एंगल है, ठीक। अब यहां पर ध्यान देंगे हम, एंगल को मैं नाम दे रहा हूं, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका R, है ना। ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर कहलाएगा, सॉरी ये ए वेक्टर है ना, तो ये भी कितना कहलाएगा, ए वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, R, S, है ना। इसको ले लेते हैं T, ठीक है। मैं जो बोलूंगा उस ट्राइंगल पर ध्यान देना। सबसे पहले PRQ या फिर PQR, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR। PQR, इस PQR ट्राइंगल की बात करो तो क्या ये 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करेगा तो क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान देना यहां पे, PR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर प्लस RQ का होल स्क्वायर। क्या बोलता है राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस क्या बोलती है कि अगर ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये यहां पर मैंने वही लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब देखो यहां पर ध्यान दो, ये जो PR है वो क्या R को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं क्या यहां R स्क्वायर लिख सकता हूं। चूंकि हम यहां पर मोड की बात कर रहे हैं, हम यहां पर रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो यहां पर मैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, ये इसकी जगह पर, ठीक है। आगे देखो PQ को देखो ध्यान से, यहां पर तो PQ में हम पूरी लेंथ क्या लिख सकते हैं इसकी, देखो यहां से यहां तक ए वेक्टर है और यहां से यहां तक बी कोस थीटा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं A प्लस बी कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस RQ कितना है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या किया मैंने यहां पर, ये जो ट्राइंगल था राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें मैंने पाइथागोरस इक्वेशन यूज की, है ना। पाइथागोरस लॉ के थ्रू हमने क्या देखा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो इसको इसको नोट करो, हम आगे देखते हैं। यहां से हम क्या करते हैं,
ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर को हम ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, तो ये कहलाएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी कोस थीटा के होल स्क्वायर को हम ओपन कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। बी साइन थीटा का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैंने उसको बोल दिया, है ना। यहां पर देखो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो बचा क्या फाइनली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर हमसे दो वेक्टर्स का एडिशन पूछा जाए तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या होगा, यहां पर ए और बी के बीच का एंगल, है ना। ए और बी के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा। और ए क्या हो जाएगा यहां पर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या हो जाएगा यहां पर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, है ना। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ये। तो अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनका रिजल्टेंट हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इसको नोट करेंगे, ये फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने का, उसका रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये तो हो गया पैरेललोग्राम लॉ, है ना। पैरेललोग्राम लॉ में हमने क्या देखा, दो वेक्टर्स को ऐड किया, कैसे किया, हमने हमारा मैथ्स यूज किया और उसके थ्रू हमने यहां पर इस तरह से फाइंड आउट किया। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि दो वेक्टर्स को जोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो उनके लिए हमको ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तो हम दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं और इनके बाद जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो दो वेक्टर्स का एडिशन होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस मान लो या इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मान लो, वो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। अब इसमें मान लो पूछा जाए आपसे, अगर दो वेक्टर हैं, क्या क्या पूछ सकता है, जैसे आपसे बोल दिया कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो कब ये दोनों की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब फिर आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ इन दोनों की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी। ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा हमको। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं तो उन दो वेक्टर्स को अगर जोड़ना है तो मैक्सिमम रिजल्ट हमको कब मिलेगा, है ना, वो हम ऐसे देखेंगे। ये ध्यान दे रहे हो यहां पर थीटा है, किसके साथ है, कोस के साथ है। यानी अगर दो वेक्टर हम लेते हैं इस तरह से और ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। और थीटा किसके साथ है, कोस के साथ है। तो हम कोस की यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर ये 90 हुआ, सपोज ए और बी के बीच का एंगल हो गया 90, दोनों के बीच का एंगल 90 हुआ तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि ये जो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ए तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और ए बी भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, थीटा। यहां पर थीटा वेरिएबल है। अगर थीटा वेरिएबल है तो थीटा पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा और थीटा मिनिमम हुआ तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा। यानी कि अगर मैं 90 पर लेकर जाऊंगा तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी यहां तो हमको मैक्सिमम मिलेगा नहीं। चलो मैं एंगल को और बढ़ाता हूं और 180 पे ले आता हूं। जब मैं 180 पर लेकर आऊंगा तो कोस थीटा की वैल्यू -1, ये तो 0 से भी कम हो गई, यानी कि रिजल्टेंट और कम हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यानी कि मैं जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा हूं कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और रिजल्टेंट भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो हम कोस थीटा की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट इंक्रीज होगा। तो मैं ऐसे करते करते अगर 0 डिग्री पर ले आता हूं तो जब मैं 0 डिग्री पर ले आया तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। यानी cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। यानी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो cos थीटा मैक्सिमम होगा और cos थीटा मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट भी हमारा मैक्सिमम होगा। तो यहां से हमने क्या समझा कि अगर हमको आर मैक्स निकालना है, सबसे पहले आर मैक्स अगर हमको फाइंड आउट करना है
तो आर मैक्स के लिए क्या करना होगा, कोस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। कोस थीटा मैक्सिमम मतलब कोस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, मान लो एक ब्लॉक है, अब उस ब्लॉक को 3 लोग खींच रहे हैं, 2 लोग खींच रहे हैं, एक पर्सन इधर खींच रहा है, दूसरा पर्सन इधर खींच रहा है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो क्या रिजल्टेंट बढ़ेगा या घटेगा, बिल्कुल घट जाएगा, क्योंकि आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, जिसमें पावर ज्यादा होगी उस तरफ चला जाएगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में खींचेंगे तो ज्यादा आसान होगा उनको खींचना, तो एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से अगर मैक्सिमम लेना है तो एक ही डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो कोस थीटा बराबर 0, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पुट करो यहां पर, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, ध्यान दो यहां पे, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की पावर 1/2। अगर यहां पर देखोगे तो कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। जल्दी से लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ध्यान से देखो 1/2 तो पहले से ही है, तो 1/2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या मिला हमको, a प्लस बी। रिजल्टेंट क्या मिला, a प्लस बी। अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है दो वेक्टर्स के बीच की, तो दो वेक्टर्स के बीच की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्टली उनको एड अप कर दो, एंगल कितना हो गया 0, यानी a प्लस बी आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर मिनिमम की। आर मिनिमम कब होगा, आर मिनिमम कब होगा, जब कोस थीटा मिनिमम होगा, यानी कि कोस थीटा मिनिमम कितना होगा, 0 पे नहीं, -1, यानी कोस थीटा की सबसे कम वैल्यू कितनी होती है, -1। -1 कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, और -1 कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। रखो फॉर्मूले में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस पाई 1/2, कोस पाई की वैल्यू -1, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की पावर 1/2। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और रूट पहले से है तो रूट हट जाएगा, बचेगा कितना, a माइनस बी। तो आर मिनिमम क्या मिला हमको यहां से, आर मिनिमम। तो आर मिनिमम की वैल्यू क्या मिली हमको यहां सर, a माइनस बी। ऑब्वियसली बात है, एक पार्टिकल इधर खींच रहा है और दूसरा को इधर खींच रहे हो, तो अपने आप रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मिल गया हमको आर मिनिमम, है ना, नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखो, अगर मान लो आपको बोल दिया कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर आ गए, एक ऐसे दे दिया और एक ऐसे दे, इस तरह से आगे मान लो, है ना, दोनों ऐसे 90 डिग्री पर आ गए, है थीटा 90, यानी कोस थीटा 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। देखो यहीं पे देखो, ये वाला पोर्शन हो गया 0, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो जो रिजल्टेंट आया हमारे पास यहां पे वो कितना आया, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं बना के भी दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका एक वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, रिजल्टेंट हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, और ये हम पढ़ा भी हमने पाइथागोरस से कि अगर ये a है और ये b है तो ये जो रिजल्टेंट r होगा वो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका मैग्नीट्यूड। यहां से ये हमने प्रूव भी कर दिया, देखो, है ना, वहां पर भी ये होता है तो यहां पर भी यही होगा। नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं फिर।
नोट करेंगे इसको और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक दो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हो रहे हैं। अब ये तो थीटा एंगल 90 एक स्टैंडर्ड था इसलिए बोल दिया मैंने, ताकि डायरेक्टली हमको याद रहे। कई बार दो वेक्टर 90 पे दे दिया तो डायरेक्टली हमको पता होना चाहिए √a² + b² होता है। अब एंगल तो कितना भी दिया जा सकता है आपको, 45 दे देगा, 60 दे देगा, 30 दे देगा, मान लो आपको एंगल दे दिया 37 दे दिया, 53 दे दिया, तो एंगल तो कुछ भी गिवन हो सकता है आपको, है ना। ये तो कुछ स्टैंडर्ड थे, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, जो हमने यहाँ पर रखकर देख लिए। डायरेक्टली हमको पता होना चाहिए मैक्सिमम कब होगा a + b पे, मिनिमम कब होगा a - b पे, और 90 डिग्री है तो √a² + b², ठीक है। अब कुछ कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। जैसे मान लो अगर किसी प्लेन में दो अनइक्वल वेक्टर दिए हो आपको, है ना, जैसे मान लो कि एक प्लेन है, या फिर ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन ही तो है, ये जो बोर्ड है पूरा ये हमारे पास, ये एक सिंगल प्लेन है ना, क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन है, तो ये एक प्लेन कहलाता है। अब इस प्लेन में अगर हमको कोई दो अनइक्वल वेक्टर को जीरो करना है, दो अनइक्वल वेक्टर्स को जीरो अगर करना है तो हमें 3 वेक्टर की जरूरत होती है। समझे क्या बोला मैंने? अगर कोई दो वेक्टर हैं, अगर उन दो वेक्टर्स को हमको रिजल्टेंट को जीरो करना है तो मिनिमम कितने वेक्टर की जरूरत होती है? 3 वेक्टर की जरूरत होती है। कैसे? उसको ऐसे समझो, मान लो एक वेक्टर ऐसे दिया है ए, एक वेक्टर दिया है ऐसे ए, ठीक है। इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में आएगा कहीं ऐसे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, पहले मैं एक चीज बता देता हूं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा हमने वो लिख लिया था, फोर्थ एक पॉइंट और लिखेंगे हम इसमें। जो रिजल्टेंट होता है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ना, इज लाई बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच में लाई करता है। यानी अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो a - b और a + b के बीच में ही लाई करता है। यानी उनका रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो a - b और a + b के बीच की वैल्यू ही होने वाली है। ये हमको ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में ही वो लाई करता है, इनसे अलग उसका आंसर नहीं हो सकता, है ना। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है r वेक्टर वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है a - b के, और लेस देन इक्वल टू होगा किसके? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ये कंडीशन हमको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। इस कंडीशन को हमको ध्यान में रखना है, ये मेरे को समझाना था। a - b और a + b के बीच में उसका आंसर रहेगा, रिजल्टेंट जो होगा, है ना। और हमेशा याद रखना, रिजल्टेंट जो होगा a - b से या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा, या फिर a + b के बराबर होगा या उससे कम होगा। a + b से ज्यादा नहीं हो सकता है। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता है, जैसे मान लो आपको वैल्यू गिवन है 3 और 7, है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए बताओ इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है। अब 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो आप क्या करो, सबसे पहले 3 और 7, तो सबसे पहले a - b करो, तो 7 - 3 कितना हो गया? 4, और 7 + 3 कर लो, हो गया 10। हमारा जो आंसर होगा वो 4 और 10 के बीच में ही होगा। अब ऑप्शन में अगर आपको दिया हो 2, है ना, 13, 1 और 7, तो यहां से साफ पता चल रहा है 4 और 10 के बीच का एंगल बीच में क्या आएगा? 7। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? 7, है ना। इस तरह से याद रखना है। अब मैं बात करता हूं जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था। अगर किसी प्लेन में, इसी प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, इसी प्लेन में अगर दो वेक्टर गिवन है इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ये ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ए और बी के बीच में आने वाला है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा कुछ ऐसे। ये आर वेक्टर हो गया, है ना। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आर वेक्टर होगा, अगर ए और बी की वैल्यू सेम है, दोनों सेम है, तो आर वेक्टर जो होगा इनके बाइसेक्टर पे आएगा, ए और बी के, ठीक। अगर बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है तो ये बी की तरफ झुक जाएगा, रिजल्टेंट उस तरफ आएगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी से तो ए की तरफ झुक जाएगा, ऐसे हमको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब इस प्लेन में अगर ये दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर के रिजल्टेंट को अगर हमको जीरो करना है, कोप्लानर की बात कर रहा हूं, और अनइक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हुए अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको अलग अलग तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों के कंपोनेंट एक दूसरे को इक्वल कैंसिल आउट कर सकते हैं। वो कैसे? मान लो ए और बी इक्वल हैं, तो हमने ए को लिया ऐसे और बी को लिया ऐसे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल हुए तो। लेकिन अनइक्वल हुए तो इन दोनों को अगर ऐसे लोगे तो दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, है ना? तो जब भी ऐसा होगा, एक प्लेन के अंदर दो अनइक्वल वेक्टर हैं, तो उनके रिजल्टेंट को अगर जीरो करना है तो आपको मिनिमम 3 वेक्टर की जरूरत होगी। ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आया ऐसे, तो इसके अपोजिट अगर एक और सी वेक्टर हमको मिल जाए जिसका मैग्नीट्यूड इतना ही हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तो दो वेक्टर अगर एक ही अनइक्वल वेक्टर हैं एक ही प्लेन में, तो उनके रिजल्टेंट को अगर जीरो करना है तो उसके लिए हमको एक तीसरे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम 3 वेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम कितने होने चाहिए? 3, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, इसको हमको ध्यान में रखना है। अगर ये हमको ध्यान में रहेगी तो वेक्टर के सारे क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, लगभग सारे हम क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।